अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आज ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल इस तरीके से है कि जो गज़ा में जंग बंदी की बात की जा रही है उसका ज़्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि ट्रंप कितना दबाव डालते हैं नेतन्याहू के ऊपर। अभी तक तो जिस बेशर्मी के साथ और ढिठाई के साथ जंगी जराइम में वो मुब्तला वो शख्स जो है वो रोज़ाना के हिसाब से कई सौ फ़लस्तीनियों की शहादत में मुलव्वस है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी मुश्किल से इस बात के ऊपर आमादा हुआ है कि फ़लस्तीन को एक रियासत जिसके अभी बॉर्डर्स डिफ़ाइन होना बाकी हैं उसको तस्लीम करने के ऐलानात पर मजबूर हुआ है। लेकिन अभी भी नेतन्याहू के ऊपर कुछ ऐसा दबाव डालने में वो लोग कामयाब नहीं हैं कि जो 65,000 फ़लस्तीनियों की शहादत में मुलव्वस शख्स है उसके ख़िलाफ़ कुछ सैंक्शंस की बात करें, उसको उसका कोई बाजू मरोड़ें ताकि वो इस हरकत से बाज आए। क्योंकि गज़ा के ऊपर कब्ज़े का उसका वाज़ेह इरादे नज़र आते हैं, उसको रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर एक्ट करना ज़रूरी है। ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे हैं उसके ऊपर अभी कबल अज़ वक्त है कि यकीन से कहा जाए कि ये चीज़ कुछ हो जाएगी जिससे टू स्टेट जो थ्योरी है वो अमली तौर पर एक हमारे सामने आ जाए और फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ ही साथ एक फ़लस्तीनी रियासत भी मार्ज़ वजूद में आ जाए। कुछ ऐसी रियासत बने जिसका गज़ा उसके पास ना हो, वेस्ट बैंक पे कंट्रोल ना हो या उसकी अपनी सिक्योरिटी ना हो, या बैतुल मक़दस जो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है उसके ऊपर उसका कंट्रोल ना हो और फ़लस्तीनी जो है वहाँ आज़ादी के साथ अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए जा ना सकें या इसराइली फोर्सेस जिस तरीके से अभी दंदनाती फिरती हैं वैसे ही दंदनाती रहें। तो फिर ऐसी टू स्टेट थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी डिसफंक्शनल रियासत को मार्ज़ वजूद में लाएगा जिसका अमली तौर पर कायम रहना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर मुसलमान मुल्कों की जानिब से जिस यकीन का और जिस फेथ का या ट्रस्ट का इजहार किया जा रहा है कि ट्रंप के इक़दाम से कुछ ना कुछ निकल आएगा, ये काफ़ी मेरे ख़्याल में ज़रूरत से ज़्यादा एतबार और भरोसे का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनकी जो ट्रंप से मुलाकात हुई उस मुलाकात को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। मुलाकात को अहमियत इसलिए दी जा रही है कि एक तो रिसेंट मंथ्स के अंदर आर्मी चीफ़ की तो कम से कम ये तीसरा वाशिंगटन का विज़िट है। एक ट्रंप के साथ उन्होंने लंच किया, फिर एक उनका वो मिलिट्री का इवेंट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जहाँ उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई, सेंटकॉम चीफ मौजूद थे। फिर अब ये दोबारा मुलाकात है जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं और दोबारा फील्ड मार्शल भी हैं और जो आपस में चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं उसी मुलाकात के अंदर, उसके अंदर एक वो ट्रे सी नज़र आती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स पड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया पोस्ट सजेस्ट करती हैं कि ये एक सैंपल है उन रेयर अर्थ्स का जो पाकिस्तानी इलाकों से पैदा की जा सकती हैं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट खातिर खा की जाए। जैसे रेकोडिक के ऊपर कहा जाता है कि वो कॉपर की बहुत बड़ी दुनिया के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं उनमें से एक है। इसी तरीके से जब आप कॉपर को माइन करेंगे तो कॉपर के साथ वहाँ बहुत सी रेयर अर्थ्स भी निकलती हैं जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है। मुख्तलिफ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी यूज़ होती हैं, सेल फोन में यूज़ होती हैं और डिफेंस के अंदर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जितनी ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उनके अंदर कॉपर का भी इस्तेमाल है और रेयर अर्थ्स का भी यूज़ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात साझे हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से बागराम एयर बेस के हवाले से जो अमेरिका का ताज़ा तरीन बयानिया है उसमें पाकिस्तान का रोल आ जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में जहाँ मिडल ईस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर तो आंख बंद करके वेस्ट बैठेगा ही नहीं, ना अमेरिका बैठेगा। तो आज के प्रोग्राम में इन तीनों चारों इश्यूज़ को लेंगे। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, आने वाले दिनों में हमारा रोल क्या होगा और हमें किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। आबिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और सरदार मसूद खान पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ हैं। सरदार मसूद साहब आपको खुश आमदीद भी कहूँगा और सबसे पहले इसी नुक्ते से स्टार्ट करते हैं कि जो पॉसिबल सोल्यूशन है फ़लस्तीन का वो क्या है, क्या इम्कानात हैं और मुसलमान मुल्कों ख़ास तौर पर पाकिस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल? बहुत बहुत शुक्रिया इस जामे तारुफ का। और मैं ये कहूँगा कि जो फ़लस्तीन का मसले का हल है या गज़ा में जो जंगबंदी के सिलसिले में जो इक़दाम किए जाने चाहिए उसका नक्शा पहले से जारी कर दिया गया है। ये स्टीव विटकॉफ जो सदर ट्रंप के खुसूसी एलची हैं मशरक़ वस्ता पे, उन्होंने ये जब 8 सरबराहान हुकूमत इस्लामी सरबराहान हुकूमत ने सदर ट्रंप से मुलाकात की थी तो उसके बाद उन्हें पहले गैर रस्मी तौर पर और अब जो है वो सर्कुलेट कर रही है उसकी कॉपी। तो अगर वो अहदाफ मुकम्मल हो जाए तो मसला फ़लस्तीन हल की तरफ बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ये
फौरी जंगबंदी और मुस्तकिल जंगबंदी। दूसरा ये है कि यरगमालियों का वापस दे देना, जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनका रिहा कर देना। उसके अलावा फ़लस्तीन की रियासत को एक मुक़्तदर रियासत के तौर पर उसकी नक्शा कशी करना, उसकी सरहदें बांधना और उसे इक़्तिदार आला के ट्रैपिंग्स देना, जिसमें एक जॉइंट सिक्योरिटी फ़ोर्स का भी ज़िक्र आ रहा है। और फिर ये कि ये पाबंदी इसराइल के ऊपर कि वो गज़ा के अंदर मुस्तकिल तौर पर कब्ज़ा नहीं करेगा और उसके बाद वहाँ गैर क़ानूनी आबादकारी नहीं करेगा, जैसे कि वो पहले मक़बूज़ा फ़लस्तीन में कर चुका है। तो और उसके बाद सदर ट्रंप ने भी कोई लचक का इशारा दिया है। कल उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म होने की इजाज़त देंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा या हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे या अमेरिका इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इसराइल अब मुसर है कि अगर इस किस्म का कोई फार्मूला आजमाने की कोशिश की गई तो वो गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करेगा और मगरबी किनारे या मक़बूज़ा फ़लस्तीन को अपनी रियासत के साथ ज़म कर देगा। ये चैलेंजेस मौजूद हैं। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा सर, जो जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का जिक्र होता है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? उसमें पाकिस्तान की एक फ़ोर्स शामिल होगी। मैं समझता हूँ कि उसमें एक तो अरब ममालिक होंगे, कुछ खलीजी रियासतें, मिसाल के तौर पर जो सऊदी अरब है, उसके बाद मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार है। उसमें मशरिक़ वस्ता में उसकी फ़ौजें कहीं ना कहीं सऊदी अरब में, उर्दन में मुतय्यन रही हैं और पीस कीपिंग का इनका लंबा तजुर्बा है। ये सिक्योरिटी फ़ोर्स एक किस्म की अनडिक्लेयर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द न्यू पैलेस्टीनियन स्टेट होंगी। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, आपने देख लिया होगा कि टोनी ब्लेयर, साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया, उनको आर्जी तौर पर इंटरिम ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बनाया जाएगा गज़ा में। और इसके मनफी और मुस्बत रद्द अमल आ रहे हैं, मुस्बत इसराइल से और मनफी फ़लस्तीनियों से और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया, तो पाकिस्तान का रोल मरकज़ी इस वजह से बन गया है कि वो सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदे के ज़रिए जुड़ गया है, लिहाजा वो एक स्टेक होल्डर बन गया है मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से। और दूसरी तरफ जो है, जैसा कि आपने ख़ुद अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त ताल्लुक़ात बेहतरीन है। पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर एतमाद कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है। एक तरफ जो है स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, तो दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका के माशी मुफादात और टेक्नोलॉजिकल मुफादात पाकिस्तान की मईशत से वाबस्ता कर रहे हैं, ख़ास तौर से कानकुनी के हवाले से। और वो कानकुनी रेयर मादनियात की जो पाकिस्तान में वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, आपने ज़िक्र किया, उसमें लिथियम मौजूद है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद है, एंटीमनी मौजूद है, निकल मौजूद है। और जिन टेक्नोलॉजीज़ का या जिन प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया था, उनमें सब वो अमेरिका को शिद्दत से ज़रूरत है, इसलिए कि उनकी चिप इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है। और अब तक जो है वो चीन का इजारा रहा है या किसी हद तक ताइवान का इजारा रहा है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, और अमेरिका उनके ऊपर इन्हिसार करता था कुल्लियतन। अब उन्होंने जो है एक ऑटोनॉमी का रास्ता इख्तियार किया है। टेक्सास में और कैलिफोर्निया में उन्होंने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस बनाए हैं, उनको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस सिलसिले में पहले ही इनिशिएटिव ले चुका था, यानी हम चीन से सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक मुआहिदा कर चुके हैं। जब मैं अमेरिका में सफ़ीर था तो जो हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी उसमें एक मरकज़ी नुक्ता होता था कि इस फील्ड में हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। तो उसकी आजकल आप फ्रूइशन देख रहे हैं। और इस वजह से मशरिक़ वस्ता का मामला हो या जनूबी एशिया में अमन सलामती हो या चीन और सेमीकंडक्टर वाली जो मार्केट है, सेमीकंडक्टर वाली जो मार्केट है सर, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। आप सोचते हैं कि अमेरिकी कंपनी आएंगी और पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स, उसने FWO के साथ एक मुआहिदा किया है। उसकी इब्तदाई मालियत $500 मिलियन के करीब है। इसी महीने के आगाज़ में वो हुआ था और ये इब्तदाई रकम है। तो इस वजह से ये मतलब ये है कि अगर जब वो जिस इलाके में जाते हैं तो 3 जगहों पे जो है ये आइडेंटिफाई किए गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, वज़ीरिस्तान में और बलूचिस्तान में।
तो अगर सब कुछ स्मूथ चलता है इन इलाक़ों में, तो फिर जो है यानी इब्तदाई तौर पर आप मुतय्यन कर लेंगे कि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है यहाँ भारी मिक़दार में या क्रिटिकल वॉल्यूम में उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बिलियंस की बात नहीं होती, ट्रिलियंस की बात हो रही होती है, क्योंकि मतलब जो है कि ये इसमें स्टडीज़ हुई हैं। अमेरिका ने स्टडीज़ की थी दहशतगर्दी की जंग के दौरान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, तो ये उनके आदाद व शुमार हैं। और इसमें मैं ये इजाफा करता चलूँ कि हम बल्कि ये भी तवक्को कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने वादा किया है कि वो हमें तेल के या शेल ऑयल के ज़खायर तलाश करने में हमारी मदद करेगा और हाथ बटाएगा। सही है। बैरिस्टर उमैर साहब, आप इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का रोल, पहले उससे शुरू करते हैं, फिर बायलैटरल्स की तरफ भी चलते हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में जहाँ तक सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा है वो बहुत खुश हैं। तो वो एक किस्म का इस्लामिक ब्लॉक को क्लोज़र लाने वाली बात है, और इस तरह के मुआहदा इनफॉर्मली तो बहुत अरसा पहले था, मगर अब इस तरह का मुआहदा साइन होने से ये है कि एक बाहमी ज़िम्मेदारी आ गई। तो जो हमारी कमी बेशी हैं वो बहुत हद तक सऊदी अरेबिया के ज़रिए पूरी हो सकती हैं। अब जहाँ तक फ़लस्तीन वाला टॉपिक है, ये टोटली डिफरेंट है और इसकी टोटली डिफरेंट डायमेंशन है। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि एक फ़लस्तीन की हुकूमत को उल्टाने के लिए एक रिजीम चेंज की जा रही है। ये जो 21 नुकाती एजेंडा दिया जा रहा है ना, देखें किसने प्रॉब्लम कॉज किया था। ये ब्रिटिश राज का प्रॉब्लम था जो छोड़ा गया। आज टोनी ब्लेयर को टाउट किया जा रहा है कि जी वो इस इलाके का गवर्नर जनरल होगा। मतलब किस हैसियत से? क्या फ़लस्तीनी मर गए हैं? क्या उनकी आवाम के कोई हकूक़ नहीं? और ये वो टोनी ब्लेयर है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर इराक के ऊपर हमला करने में मुलव्वस है। वेस्ट लेबल करते हैं एज वॉर क्रिमिनल। तो एक नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल से आप रिप्लेस किससे करने जा रहे हैं? एक दूसरे वॉर क्रिमिनल से। तो आप खुद समझ लें कि होने क्या जा रहा है इस खित्ते में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोच के इस मामले की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि देखें खाली आपके साथ प्लान डिस्कस करने से कोई 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं बन जाएगा। 2 स्टेट सोल्यूशन ऑपरेशनल होने के लिए एक फ़लस्तीन की टेरिटरी होनी ज़रूरी है। अगर आप इस हालत में गज़ा में खाली, वो तो पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं कह रहे, वो उसे कह रहे हैं कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए। अब स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या रोल होगा, क्या मामलात होंगे, उनसे इसराइली कितने दूर होंगे, क्या इसराइली उन इलाकों से इनखला कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे, मतलब इस कुछ नहीं। पहले तो उसके अंदर इस सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है इसका डिफाइंड रोल होना चाहिए इस जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, कि फोर्सेस करेंगी क्या, इनको इक्विप कौन करेगा, इनकी वहाँ मेंटेनेंस कौन वो इंश्योर करेगा, और डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट क्या इसराइल के साथ होगा इस सिक्योरिटी फोर्स का, या इसराइल उससे पीछे हट जाएगा, उसके बाद अटैक नहीं करेगा? क्योंकि ये अभी तो मेरा तो यही जो आप जैसे इशारा करें, मेरा तो ये कि ये सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन भी नहीं उतरे। वो तो कह रहे हैं स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी। तो इसलिए तो ये तमाम सवालात बड़े जवाब तलब हैं। तो खाली इसमें घुस जाना मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे देखें कतर के हमले के बाद मैं नहीं समझता कि जीसीसी दुनिया की आंखें खुली हैं। वो अभी भी जो है ना उसी तरह खामोश बैठे हैं। सऊदी अरब के अलावा बाकी रियासतें अभी भी अमेरिका की तरफ देख रही हैं। और आप उनकी फोर्स भी बना के बिठा दें, बात है कि ज़ायनिज़्म के फैलने को आप किस तरह से रोकेंगे? मसला खाली फ़लस्तीन की हद तक नहीं है। फ़लस्तीन की रियासत ना उन्होंने बनने दी, ना अब भी वो बनने देंगे। वो एंड तक टूथ एंड नेल उसको रेजिस्ट करेंगे। बात यह है कि इस मुसीबत को, इस शर को बाहर फैलने से किस तरह से रोक सकते हैं। वो रुकेगा उसी सूरत में जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मुआहदा साइन किया है। उस मुआहदे में और भी ममालिक को घुसना चाहिए और इन्हें अपनी बाउंड्रीज़ वाज़े कर लेनी चाहिए कि इस मुसीबत को हमने कंटेन किस तरह से करना है। आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं मिडल ईस्ट की नई सिचुएशन और पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा, और अब मिडल ईस्ट की एक सिचुएशन फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पिछले कई बरसों से लाखों लोगों को, बेगुनाह लोगों को फ़लस्तीन के अंदर शहीद किया गया। ये आज का वाक़या नहीं है, लेकिन ये अभी जो पिछले 3-4 सालों से एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान जिसमें शहीद किए गए, नस्ल कशी की गई, जंग बंदी भी हुई, उसके बावजूद इज़राइल ने अपना एग्रेशन जारी रखा और पैलेस्टाइन को एक उन्होंने स्लॉटर हाउस बना दिया और बम्बार्डमेंट इतनी की कि नस्लों की नस्लें वहाँ पे तबाह की, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, हॉस्पिटल्स के अंदर बम्बार्डमेंट की गई। जो बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के बादशाह हैं
उनकी भी ज़बानबंदी रही। जब ये आग बढ़ती गई, अब ये इज़राइल एग्रेशन दूसरे अरब कंट्रीज़ में भी चला गया। जैसे उन्होंने रिसेंटली कतर के अंदर हमला किया। उसके बाद आपने वो स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनी, जिसमें उसने कहा था कि जी अगर हम 2 हफ्ते के लिए इनसे हाथ उठा ले तो इनकी बादशाहत गिर जाएगी। ये बड़ी मैं समझता हूँ ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट है। और अमेरिका के स्टेक्स हैं काफ़ी इज़राइल के अंदर, वो कभी भी उनको तनहा नहीं छोड़ सकते। और कभी यारो ये अहम को कि जन्नत में रहने वाली बात है अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अमेरिका फुल फ्लैज एक मुस्लिम रियासत की जो फ़लस्तीन है, ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन, उसके लिए कभी भी वो एफ़र्ट्स नहीं करेगा। उसमें वो ऐसी गुमगू की एक सिचुएशन पैदा करेगा जिस पे वो तलवार भी लटकाएगा और उनको एक आज़ादी भी नहीं देंगे। और वो एक ऐसी माजगा बनी रहेगी जो हमेशा एक मैं समझता हूँ कि जंगी सूरत-ए-हाल पैदा करेगी। अरब कंट्री के अंदर भी ऑलमोस्ट हर जगह पे अमेरिका के डेरे हैं, उन्होंने शेल्टर दिया हुआ है, अपनी वो सर्विसेज देते हैं। जब से ये पाकिस्तान का अभी एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, यह खित्ते के लिए बड़ा पायदार है। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार होगा, ना सिर्फ अरब कंट्री के लिए। और ये किरदार की अहमियत, ये जंग जो इंडिया से पाकिस्तान ने जीती स्ट्रेटजिकली भी और फ़ज़ाई भी ज़मीनी भी, इसने पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया के अंदर उजागर किया। पाकिस्तान की जो एबिलिटी है वो दुनिया ने देखी है। तो अब ये मैं समझता हूँ मलिक साहब सब समझते हैं कि अकल के अंधे तो है नहीं है कि जो दुनिया में हो रहा है, जो होना भी चाहिए। जैसे पहले कुलीग ने कहा, ये अच्छा मैं दोबारा आप बताता हूँ। बैरिस्टर सैफ साहब तर्जमान केपी गवर्नमेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरे अली मीन गंडापुर की आज इमरान खान से मुलाकात हुई, काफ़ी हमें हैरत हुई क्योंकि इसके ऊपर कोई कोर्ट ऑर्डर या एंटिसिपेशन हमारी नहीं थी कि आज मुलाकात होने जा रही है। ये कुछ आउट ऑफ एजेंडा आइटम था या आज की मुलाकात? नहीं, देखें मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात बहुत पहले होनी चाहिए थी और तवातर के साथ होनी चाहिए थी। ये काफ़ी वक्फे के बाद हुई है। इनकी आखिरी मुलाकात 2 अप्रैल को हुई थी। तो 2 अप्रैल के बाद आज 29 सितंबर को मुलाकात, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लॉन्ग ड्यू मुलाकात थी। और साहब आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। उनको बार बार मिलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 6 माह आपने खुद ही बता दिया कि 6 माह मिलने नहीं दिया गया। तो जिन्होंने 6 माह मिलने नहीं दिया था तो आज दरवाज़ा कैसे खोला? नहीं, इसमें काफी देखें हमारी तरफ से भी काफी मुतालबा होता रहा। कल जलसे में भी ये बात की गई और उसके अलावा यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लिया हुआ है। उनकी ऑर्डर था कि मुलाकात कराई जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया हुआ था, वहां पे खैर कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हो गई है मुलाकात। काफी चीजों पे खान साहब से क्लैरिटी हो गई है, उनको ब्रीफ भी किया है अली अमीन साहब ने और मुख्तलिफ नई हिदायत और अहकामात ले लिए हैं। तो मिस्टर सैफ साहब, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो अली अमीन जो माजी में कोशिश करते थे कि एक वो ब्रिज का किरदार अदा करें इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन, वो उस तरह का रोल अदा करने के लिए दोबारा अली अमीन कोशिश करें? क्या इस बात के इम्कानात हैं? मेरे ख्याल में ये किरदार तो तहरीक इंसाफ में मौजूद हर किसी को जिसका भी जितना बस चलता है उसको अदा करना चाहिए। क्योंकि देखें, ये सिर्फ अली अमीन ने क्या इस पे आज बात की होगी इमरान खान से? अली अमीन साहब से जो मेरी बात हुई है उसमें इस मौजू पे तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन खान साहब को उन पे एतमाद है और खान साहब ने पहले भी उनकी जो कोशिशें हैं उसकी मुखालफत कम अज कम नहीं की। उनको यही कहा गया था कि आप बात करें। इस मौजू पर मेरी स्पेसिफिकली बात नहीं हुई, क्योंकि एक इशू है जो आपको जब तक जेल से रिहाई ना मिले तब तक कोई सीधा हल नहीं मिलता। अभी भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त तोशा खाना केस की समाअत चल रही है, तो हल के लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ी इत्मीनान साजी हो, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो और कुछ आपस में राब्ता साजी हो बिहाइंड द सीन। ट्रैक 2 वाला काम है ना, ट्रैक 2 चलना चाहिए पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन।
बिल्कुल चलना चाहिए मलिक साहब, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि ये सिर्फ पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है। खान साहब यकीनन जेल में हैं, हमारे लीडर्स भी जेल में, हमारे वर्कर्स भी जेल में रहे, सजाएं हो रही हैं, लेकिन ये मुल्क का भी इशू है। मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद की खातिर ये तनाव और तलखी जो है ये कम होनी चाहिए, ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो इस अंदाज में कि ठीक है पीटीआई अपोजिशन की जमात है, अपोजिशन करेंगे, हम मौजूदा हुकूमत की मुखालफत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक जो है ये जो तनाव की कैफियत है ये खत्म होनी चाहिए, ताकि जो मुल्क का जो एक ओवरऑल माहौल और निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है वो ना हो। मुल्क का मफाद तो इसी में है कि तनाव ख़त्म हो जाए और कुछ इत्मीनान साजी आप दोनों के माबैन बहाल हो जाए। एक और अहम सवाल यह है कि अली मीन पिछली काफ़ी दफ़ा जब भी मुझे मौका मिला उनसे मैं पूछता हूँ तो वो चाहते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लेकिन कुछ और बयानात ऐसे हैं वो लगता यह है कि वहाँ से रद्दमल आता है और उसमें अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों का नाम लिया जाता है। क्या आज इमरान खान से मुलाकात में कहीं तज़किरा हुआ अलीमा खान का रोल क्या होगा और बुशरा बीबी का रोल क्या होगा? देखें, बुशरा बीबी साहिबा तो आपको पता है जेल में है और आज तोशाखाना में उन पर भी मतलब एक चार्ज है और वो उस चार्ज को फेस कर रही हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है पार्टी में इन दोनों खवातीन का सच तो कोई किरदार या रोल नहीं है। वो खान साहब के साथ जो रिश्तेदारी है, ताल्लुक है, बहनों का अपना ताल्लुक है, अहलिया का अपना ताल्लुक है, उस वजह से वो खान साहब के साथ हैं, लेकिन पार्टी के फैसलों में या सियासत में तो उनका कोई अमली किरदार नहीं है। आज इमरान खान ने कोई तज़किरा किया उस हवाले से? नहीं, कोई खास बात नहीं हुई। वो इमरान खान साहब से जो अली अमीन साहब की बात हुई है बेसिकली दहशतगर्दी और जो अमन अमान की सूरत हाल है, खासतौर पे केपी में अफगानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज हैं और हमारी जो डिमांड है कि हमें वहां पे लोगों को ले जाने का, वफद ले जाने की इजाजत दी जाए वफाकी हुकूमत से, उस पर बात हुई और दीगर जो हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, इश्यूज हैं, उनके हवाले से बात हुई है। ये पार्टी तनाज़ात पर इतनी बात हुई है कि कुछ ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे हो रहा है, खान साहब ने इस पर भी काफी मतलब नाराजगी का इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पार्टी का एक इंप्रेशन भी खराब हो रहा है। और कौन सा प्रोपेगेंडा सर? ये जो सोशल मीडिया पे आगे पीछे जो बातें होती हैं, कौन सी जो जिसको आपने अभी उठाया और आप उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मेरे मुंह से कोई जवाब भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलीमा खान वाली बात है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, आपके सवाल को आसान कर रहा हूँ। तो इन इश्यूज पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए पार्टी के हवाले से, किसी लीडर के हवाले से, और खासतौर पर वो लोग जो यूरोप में या अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ या पार्टी के हवाले से इस तरह के बयानात देते हैं जिससे तासुर मिलता है कि शायद ये पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। इन चीजों के बारे में भी बात हुई और खान साहब ने सख्ती से कहा कि इन चीजों का सद्भाव होना चाहिए। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर पे अपना इत्मीनान बरकरार रखा है, क्योंकि बाज़ बयानात माजी में हमें ऐसे भी मिले कि लगता था कि वो नो ट्रस्ट हो गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आज मुलाकात भी हुई है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं और 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे भी उन्होंने वजीर आला ही के लिए हिदायत दी। तो अगर एतमाद ना होता तो शायद वो उनसे बात भी ना करते, मुलाकात भी ना करते और शायद इस माहौल में बातचीत भी ना होती। तो बिल्कुल एतमाद है मुकम्मल तौर पे 100%, और वही इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब जब मामला चलाएंगे। आप भी बैरिस्टर साहब जब आप मिलते हैं इमरान खान से और अली मीन भी मिलते हैं, तो आई एम श्योर कि आप दोनों सुलह जो आदमी आप चाहते होंगे कि कोई रास्ता निकला है बातचीत से, सेटलमेंट का, तो वो चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? देखें, अब इसमें जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का या ये जो उनके केसेस के तनाजुर में ओवरऑल एक टेंशन है या तनाज़ा है, वो आगे बढ़ने में उसमें रुकावटें भी तो बहुत है ना। देखें, इस वक्त जो आपकी मरकजी हुकूमत है, क्या वो ये चाहेंगे कि पीटीआई को जो है दोबारा से सियासी काम करने की आज़ादी मिले? इनकी तो हुकूमत में दिन इसी तरह से गुजर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है एक माहौल बना रहे और हमारे ऊपर ये जो जबर की फिजा है वो तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्या यही रुकावट है या इसके अलावा कोई रुकावट है? मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मैंने एक रुकावट की बात की, इसके अलावा यकीनन जो है जो लोग जिनके साथ तनाज़ा है या इशू है, उनके अपने भी इश्यूज हैं, वो भी अपनी मतलब इतनी जल्दी, अब अगर एक प्रॉब्लम है और पिछले 3-4 साल से चल रहा है तो वो एक दिन में तो रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन 30 मील ग्रेजुअली हम बतदरीज हम जो है हम समझ रहे हैं और हमारा यकीन है कि ये जो गलतफहमियां हैं और आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत जो है तनाज़ा या तलखी की कैफियत है, ये इंशाल्लाह करीब खत्म हो जाएगी। इस सिलसिले में पॉजिटिव मुस्बत किस्म की कोशिशें चल रही हैं। कोशिशों की वजाहत कर सकते हैं, कौन सी कोशिशें हो रही हैं अभी? ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं इतने पोलाइट अंदाज में ये कह रहा हूँ कि और अच्छे अंदाज में कह रहा हूँ, कोई तल्ख अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, चाहता हूँ कि मुल्क का माहौल ठीक हो, ये भी उसी कोशिशों का हिस्सा है। इस तरह की और भी बड़ी कोशिशें चल रही। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जी ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं।
इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वाशिंगटन के अंदर नेतन्याहू और बुश के दरमियान मीटिंग जारी है और इम्कान यह है कि तकरीबन 10:15 साढ़े 10 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो मीडिया टॉक करेंगे। उसके अंदर डिटेल सामने आने का इम्कान मौजूद है कि ये जो गज़ा या फ़लस्तीन के मसले के ऊपर उनका बायलैटरल क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिसको बाद में वो बिगर फोरम पे ले जा सकते हैं, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ का वो एक ब्लॉक बनाकर वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब, उसकी तरफ आने से पहले दोबारा मिडल ईस्ट की तरफ, बैरिस्टर सैफ ने अभी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ा सा वो ब्रिज का किरदार जो अली अमीन माजी में रोल अदा करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उसके ऊपर बार बार पूछा, ज़्यादा वजाहत नहीं की, लेकिन शायद बिगर पिक्चर में पाकिस्तान का इंटरनली अगर मफाद की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा हो कि हमारी फॉल्ट लाइन जो है कम से कम उनको हम एड्रेस कर लें, उनको ख़त्म कर लें। पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम किया जा सके? देखिए, ओवरऑल अगर समझा जाए, देखिए उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया और बहुत सारों की इसी तरह की ख्वाहिश होगी कि ये होनी चाहिए, मगर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की भी और मौजूदा गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि इन फॉल्ट लाइंस को सेटल करना है, मगर उस हल के लिए रुजू इन्हें इमरान खान को करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अब वो मीडिएटर वाले रोल से चीज़ें निकल गई हैं, क्योंकि जब देखें एक इमरान खान जब ट्वीट करते हैं, स्पेसिफिकली नाम ले के कहते हैं कि ये लोग अब किसी से रब्ता नहीं करेंगे, अगर किसी ने रब्ता करना है तो वो मेरे से आके बात करे, तो मैं समझता हूँ कि अब बॉल इन अली अमीन के कोर्ट के हद तक तो निकल चुकी है। जिस किसी ने भी बात करनी हो, गवर्नमेंट का डेलीगेशन जाता है जो जिधर जाता है, क्योंकि देखें ओवरऑल ग्लोबली जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं कि MBS का भी मार्च में विज़िट है, तो उस वक्त चीज़ें पाकिस्तान में भी बहुत सारी मूव करेंगी और उसमें आने वाले दिनों में देखें तो शायद ट्रायल के बाद मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि 2 माह डाउन द लाइन इस पाकिस्तान में काफ़ी सारी डेवलपमेंट डोमेस्टिकली होंगी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। हाँ जी। आबिद शेर अली साहब, ये एक किस्म का इन्होंने एक तज्जिया बना दिया, यहाँ से लेकर मार्च के दरमियान इनका ख्याल है कि पेशरफ्त हो सकती है इन चीज़ों पे, आप क्या कहते हैं? देखें मलिक साहब, पेशरफ्त तो पहले भी हमने इनको ऑफ़र की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनको, जब ये इंडिया के ख़िलाफ़ जंग हुई, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस PM साहब ने हाथ बढ़ाए कि आए बैठ के पार्लियामान के अंदर खुशगवार माहौल में बात करें। फिर कोई नेगेटिव बयानात आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ से, कुछ उनकी ऑडियो लीक्स हो जाती हैं, कुछ और भी मामला बन जाते हैं जिसमें वो जो अल्फाज का चुनाव हुआ वो बहुत सख्त रखते हैं हमारे फील्ड मार्शल जनाब उनके ख़िलाफ़। तो ये फिर जब आप अपने रवैयों को चेंज भी करते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं, तो आप अपनी पार्लियामान में जो आपकी तादाद है 90-92 सीटें हैं मलिक साहब, आप उनको यूज़फुल बनाएं। उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पार्लियामान के अंदर बैठ के डायलॉग करें। डायलॉग तो पार्लियामान के अंदर होते हैं, पार्लियामानी पार्टी इनकी मौजूद है, तो ये किस तरह के डायलॉग हैं कि जी जाके इमरान खान ये कह देते जी कि अब इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। पता नहीं जो भी उनके मंतक है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन इसका जो फोरम है मलिक साहब वो पार्लियामान है, और पार्लियामान के अंदर इनके PTI के जो एक्टिंग चेयरमैन भी हैं, पूरी इनकी जमात बैठी है। बिल्कुल हमें कोई इतराज़ नहीं है पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, हर मामलात में हमें कोई इतराज़ नहीं इनसे बात करने का, ना ये होना भी चाहिए। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उनके पेश नज़र हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब खुद बकौल आपके कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, सियासी पार्टियों को तो कुछ जो अल्फाज का चुनाव वो रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, माजी में वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त अल्फाज रखते थे, फिर आखिर उनके साथ उनको बैठना पड़ा। तो मेरा सियासत में तलखी होती रहती है, ये तलखी मुल्क की कॉज के लिए हमें तलखियों को साइडलाइन करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई कोताही PTI से सुलह-सुफाई भी हो सकती है सर, कि नहीं हो सकती आबिद साहब? सर सुलह-सुफाई देखें, हमारी मलिक साहब, हमने कौन सा कोई किसी से बैर रखा, हमने कोई नया केस नहीं बनाया PTI के लोगों पर। हमने इनके ये तो 9 मई के केसेस में फंसे हुए हैं, या तो हमने कोई इनके ऊपर मैं अभी बैरिस्टर सैफ की बात सुन रहा था कि जी भाई नून लीग को क्या मसला है, कोई मसला नहीं, हमें क्या मसला है, हमें आपसे मसला होता तो आप सब जेलों के अंदर होते।
हमने आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं रोकती, लेकिन आप सोशल मीडिया पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ शुरू करते हैं, आप हर चीज़ अब्यूसिव लैंग्वेज आर्म फोर्सेस के खिलाफ, अभी फिर मिलके आगे कहते हैं जी हमारा बाहर वालों से ताल्लुक नहीं है, सारी तो फीडबैक आप देते हैं। इमरान खान का ट्विटर वो हैंडल करते हैं, पूछे हैंडलर कौन है, फिर कौन ट्वीट करता है? इतने सख्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी करते हैं, फौज के खिलाफ भी करता है, सियासतदानों के खिलाफ भी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी करते हैं। तो मलिक साहब, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इस वक्त हमें पॉलिटिकली अपनी जो टेंशन है उसका टेम्परेचर नीचे लेकर जाना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी और सलामती के लिए मिल बैठकर एक यकसुई के साथ एक ऐसी पॉलिसी वज़े होनी चाहिए जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एंडोर्समेंट हो, बैकिंग हो। देखिए कोई भी हुकूमत सर, जितने हमले आजकल फौज के ऊपर हो रहे हैं ना, अफगानिस्तान के रास्ते और उधर बलूचिस्तान वाली साइड पे, दोनों केपी के अंदर भी, केपी के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें शाम के बाद लोग हुए, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों पे हमले हो रहे हैं और रोजाना फौज के हमारे बेटे हैं ना, मेरे और आपके आबिद शेर अली साहब बेटे हैं, वो नियाजी साहब के बेटे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। और ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम सारों को यकसू होकर ना एक नुक्ते के ऊपर सारों का इतफाक होना चाहिए। उसमें ना कोई इमरान खान है, ना शहबाज शरीफ है, ना कोई आसिम मुनीर है, पाकिस्तान है यहाँ सबसे पहले और पाकिस्तान के लोग, तो यहाँ आप लोगों को यकसू होना चाहिए। एक स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब का आर्मी चीफ के मुतल्लिक, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ाएगा। वी आर ऑन वन पेज। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मशावरत करते हैं, जो भी कौमी इशू, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, ये जंग जो हमने जीती है, चाहे इक्तिसादियात हैं, चाहे IMF है, हर बात पे हम मशावरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। अल्लाह ताला से दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान न सिर्फ माजी के जो नुकसानात है उनका वो नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में औजे सुरैया पे होगा इंशाअल्लाह। ये जो वन पेज था एक इमरान खान का भी था और वो बड़ा इसका चर्चा किया करते थे जनरल बाजवा के साथ कि वन पेज है। वन पेज पाकिस्तान की खातिर होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर उमैर साहब, पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ का तकाजा करता है कि इत्तेफाक राय हो बड़े लेवल के ऊपर। आप जो बड़े हैं, सियासी जमातों के सरबराहान हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदारों के सरबराह हैं, आप सारे एक ही नुक्ते के ऊपर यकसू हों कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर मसला क्या होता है कि जब दूसरों का मलबा हम इर्द गिर्द डालने की कोशिश करते हैं, देखें सियासतदानों की भी गलतियाँ होंगी, मगर सियासतदान दूसरों का मलबा भी अपनों पे ले रहे हैं। फिर इदारों के अलावा जो एक्सटर्नल मलबा है वो भी हम एक दूसरे पे डालते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल देखें, अभी रिसेंटली इंसर्जेंसी, टेररिज्म नज़र आ रहा है। बात है, कोई सवाल नहीं करता कि क्यों अमेरिका इतनी जल्दी में $7 अरब का असला छोड़ गया। आज वो हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहा है ना। दोहा एकॉर्ड्स हुए थे 2021 में तालिबान के साथ, अमेरिका ने ही तय किया था ना कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी दहशतगर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, क्यों नहीं इन्फोर्स कराया गया। फिर जो प्रिजनर रिलीज़ कराए, वो जो मुआहदा हुआ वो किधर किधर से रिलीज़ कराए, हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो जिस वजह से जो है ना चीज़ें तनाजुर से हट जाती हैं। अगर वन पेज पे आने के लिए अगर हम सही मानों में बात करें तो फिर आपने शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट सुनाई। बात है देखें, फिर रोल भी तो अपने में आए ना। बात है कि आप कह रहे हैं कि हम हर नून लीग और PTI का मुझे लगता है कि मसला सिर्फ एक है कि उस वक्त वो जो वन पेज है ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वन पेज के ऊपर नून लीग लिखी हुई है, PTI लिखी हुई है, इसके अलावा आप लोगों का कोई और इशू नहीं है। नहीं, देखें पॉलिटिकल फोर्सेस को गैदर होने के लिए देखें रोल मेकिंग भी चाहिए। देखें हम पॉलिटिकली देखें हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मगर देखें ओवरऑल हमने अपना स्टेचर बहुत छोटा कर लिया है। देखें अभी खुद देख लें, आपने खुद प्राइम मिनिस्टर की सुनाई गई है। अब देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ आता है कि डिफेंस आप फील्ड मार्शल से डिस्कस करेंगे, फॉरेन का बहुत सारा एलिमेंट, वो कहते हैं मैं सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ। भाई इकॉनमी में क्या ताल्लुक है, दूसरी चीज़ों में क्या ताल्लुक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
चीज़ें साथ साथ रिविजिट होने वाली हैं। आपके ख्याल में इमरान खान इससे मुख्तलिफ कर रहे हैं? नहीं, देखें, हमने गलत किया तो हमने भुगता भी ना, तो देखें, मगर उसके बाद है कि जब हमने रियलाइज नेशनल कर लिया। डेवलपमेंट कमेटी थी, एनडीसी बनाई इन्होंने, तो आर्मी चीफ को उसका हिस्सा बना दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया, यार खुदा का नाम है, आर्मी चीफ को नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा बना रहे हो? तो यहाँ पे दौड़ यही है, मैं तो आपको पहले कहा दौड़ यही है कि कौन ज़्यादा जफ्फी डालता नहीं, है। तो खान साहब को पहली दफ़ा जो ब्रीफिंग ही दी गई वो किन चीज़ों की दी गई, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, देखें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। बात है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में देखें, हम समझें कि जी कि हम आइडियल डेमोक्रेसी हो जाएंगे, वो नहीं होने लगा शॉर्ट टर्म में। उसके लिए बहुत सारी जो है ना जनरेशन्स को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर चीज़ों को ट्रैक पे करने के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम सियासतदान अपना रोल तो रियलाइज़ कर लें। बैरिस्टर अहमद न्याजी साहब, आबिद शेर अली साहब और सरकार साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।